हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 का अध्याय 19 जिसका नाम है प्रायिकता। आज इसके भाग 9 के अंतर्गत बच्चों हम सीखेंगे कि बर्नौली अभिप्रयोग किसे कहते हैं और द्विपद बंटन कैसे तैयार किया जाता है। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में सभी का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले देखते हैं कि बर्नौली अभिप्रयोग क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, बर्नौली अभिप्रयोग, देखो बच्चों नोट कीजिएगा, यादृच्छिक एक यादृच्छिक अभिप्रयोग, एक यादृच्छिक परीक्षण या प्रयोग या अभिप्रयोग लिख सकते हैं। एक यादृच्छिक प्रयोग को बच्चों बर्नौली अभिप्रयोग कहेंगे। बर्नौली अभिप्रयोग आप बर्नौली अभिप्रयोग कहते हैं बच्चों यदि, देखिए, कोई भी यादृच्छिक प्रयोग बर्नौली अभिप्रयोग कब कहलाता है। पहली शर्त है कि अभिप्रयोग क्या होने चाहिए, अभिप्रयोग सीमित होनी चाहिए, या हम कहें अभिप्रयोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अभिप्रयोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। दूसरा हम कहेंगे बच्चों, अभिप्रयोग एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। प्रत्येक अभिप्रयोग क्या होना चाहिए, प्रत्येक अभिप्रयोग स्वतंत्र होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है बच्चों, तीसरी शर्त यह है, प्रत्येक अभिप्रयोग के, प्रत्येक अभिप्रयोग के, अभिप्रयोग के दो ही परिणाम होने चाहिए, दो ही परिणाम होने चाहिए, जिन्हें जिन्हें हम बच्चों क्या कहेंगे, एक को हम सफलता कहेंगे, एक को असफलता। जिन्हें सफलता अथवा दूसरे को क्या कहेंगे, असफलता कहेंगे, असफलता कहते हैं। तो कोई अभिप्रयोग ऐसा हो जिसमें अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो, कोई यादृच्छिक प्रयोग बच्चों ऐसा हो जिसमें अभिप्रयोगों की संख्या सीमित हो, प्रत्येक अभिप्रयोग स्वतंत्र हो, और बच्चों हर एक अभिप्रयोग का क्या हो, केवल दो ही परिणाम हो जिनमें से एक को क्या कहेंगे, सफलता, एक को असफलता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप कह रहे हैं एक यादृच्छिक प्रयोग की बात कह रहे हैं और यहाँ पे आप बोल रहे हो प्रत्येक अभिप्रयोग, प्रत्येक अभिप्रयोग, यहाँ बोल रहे हो अभिप्रयोगों की संख्या। तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक यादृच्छिक प्रयोग का मतलब है एक प्रयोग। एक प्रयोग कैसे, जैसे कि आप किसी सिक्के को उछाल रहे हो, तो जितनी बार उछाल रहे हो वो है अभिप्रयोगों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभिप्रयोग है सिक्के को उछालना। यादृच्छिक अभिप्रयोग क्या है, सिक्के को उछालना, ये यादृच्छिक अभिप्रयोग है। अब इसको जितनी बार आप इसकी पुनरावृत्ति करोगे, जितनी बार सिक्के को उछालोगे, एक बार उछाला एक अभिप्रयोग, दो बार उछाला दो अभिप्रयोग, 10 बार उछाला 10 अभिप्रयोग, तो जितनी पुनरावृत्ति होगी, जितनी बार पुनरावृत्ति होगी वो क्या होगी, उसे हम बोलेंगे अभिप्रयोगों की संख्या। अभिप्रयोगों की संख्या उसे हम बोलेंगे, इसे हम n से दिखाएंगे बच्चों। किससे दिखाएंगे,
छोटू एन स्मॉल लेटर एन से हम दिखाएंगे अभिप्रयोगों की संख्या। तो सिक्के का उछालना एक यादृच्छिक अभिप्रयोग है। इस अभिप्रयोग को जितनी बार करोगे ये अभिप्रयोगों की संख्या है। तो एक ऐसा यादृच्छिक प्रयोग जिसमें अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो, सीमित हो, प्रत्येक अभिप्रयोग क्या हो, स्वतंत्र हो, हर बार सेम कंडीशन में समान प्रतिबंधों में क्या होना चाहिए, अभिप्रयोग किया जाना चाहिए। पहले वाले अभिप्रयोग का परिणाम दूसरे वाले पर नहीं पड़ना चाहिए। तो अभिप्रयोग सीमित होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और प्रत्येक अभिप्रयोग के दो ही परिणाम होने चाहिए, एक सफलता और एक असफलता। ध्यान दीजिएगा, जो परिणाम होता है सफलता, इस सफलता की प्रायिकता को हम दर्शाते हैं। सफलता की प्रायिकता को यहाँ हम दर्शाएंगे स्मॉल p से और असफलता की प्रायिकता को यहाँ हम दर्शाएंगे, असफलता की प्रायिकता को बच्चों हम दर्शाएंगे स्मॉल q से। और ये भी आप याद रखें p प्लस q का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि q का मान हमेशा क्या होता है, 1 माइनस p होता है बच्चों। सफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। अब सफलता और असफलता हर एक अभिप्रयोग के दो ही परिणाम, बिल्कुल बिल्कुल दो ही परिणाम। कैसे, ध्यान दीजिएगा, किसी यादृच्छिक अभिप्रयोग में हम जो यादृच्छिक अभिप्रयोग कर रहे हैं, तो यादृच्छिक प्रयोग की जिस घटना की बात हम कर रहे हैं, जिस जो घटना घटना जो घटित हो रही है, घटना जो घटित हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, जो घटना घटित हो रही है उसे हम बोलेंगे सफलता। अब देखो दो ही केस हो सकते हैं, या तो कोई घटना घटित हो सकती है ना, जिस भी घटना की बात हो रही हो या तो वो घटित हो रही होगी या नहीं घटित हो रही होगी। तो घटना जो घटित नहीं हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बच्चों फिर हम बोलेंगे असफलता। तो ऐसा कोई यादृच्छिक प्रयोग जिसके केवल दो परिणाम हो, एक सफलता एक असफलता, जिसके अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो, सीमित हो, प्रत्येक अभिप्रयोग क्या हो, स्वतंत्र हो, बर्नौली अभिप्रयोग उसे हम कहते हैं। आप परिभाषा के रूप में बच्चों लिख सकते हैं, एक यादृच्छिक अभिप्रयोग को बर्नौली अभिप्रयोग कहते हैं, यदि तीनों शर्त लिख सकते हैं, या फिर बच्चों आप इस प्रकार से भी बर्नौली अभिप्रयोग की परिभाषा लिख सकते हैं। किसी यादृच्छिक परीक्षण के अभिप्रयोग बर्नौली परीक्षण या बर्नौली अभिप्रयोग कहलाते हैं यदि प्रत्येक अभिप्रयोग के दो परिणाम सफलता अथवा असफलता है, अभिप्रयोग स्वतंत्र एवं सीमित है। तो ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, या आप तीनों शर्तें अलग अलग भी बता सकते हैं। बर्नौली परीक्षण या बर्नौली अभिप्रयोग में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे उदाहरण दें तो आप दे सकते हैं, जैसे किसी सिक्के को उछालना, किसी पासे को उछालना क्या है, बर्नौली अभिप्रयोग है बच्चों। क्लियर। अब आ जाते हैं हम द्विपद बंटन पर। किस पर आ जाते हैं, द्विपद बंटन पर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, बर्नौली अभिप्रयोग कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, बर्नौली अभिप्रयोग, और अभिप्रयोगों की संख्या बर्नौली अभिप्रयोग या बर्नौली परीक्षण में अभिप्रयोगों की संख्या क्या है, अभिप्रयोगों की संख्या मान लीजिए कितनी है, अभिप्रयोगों की संख्या मान लीजिए n है। तब तब बच्चों सफलताओं की संख्या क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए, जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आपको, आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं और चित्त प्राप्त होना क्या है, सफलता है। आपने सिक्के को 10 बार उछाला, है ना, 10 बार सिक्के को उछाला, पहली बार उछाला चित्त नहीं आया, दोबारा उछाला चित्त नहीं आया, 10 बार उछाल लिया चित्त आया ही नहीं, तो आपको 10 अभिप्रयोगों में एक भी सफलता नहीं मिली। ये हो गई सफलताओं की संख्या, 0 हो सकती है। 10 में एक ही बार आपके पास क्या आ सकता है, चित्त 1 हो सकती है। सफलताओं की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। n बार उछालोगे तो सफलताओं की संख्या कितनी हो सकती है, n तक हो सकती है। ध्यान दीजिए, बर्नौली अभिप्रयोगों की संख्या अगर n है
तो सफलताओं की संख्या 0 से n तक हो सकती है। और इन सफलताओं की संख्या की प्रायिकता, अगर मैं सफलताओं की संख्या को यादृच्छिक चर x मानूं, तो इन सफलताओं की, जैसे कि x बराबर r की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है, r सफलताओं की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है, तो फिर आप द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इन सफलताओं को निकाल सकते हैं। सफलताओं की संख्या को अगर हम देखें, तो इसको अगर हम यादृच्छिक चर माने और इनकी संगत बारंबारताएं निकालें, फिर इसका क्या बनाए, बंटन बनाए, फिर इसका हम क्या बनाए, बंटन बनाए, तो इस प्रकार का बंटन क्या कहलाएगा, द्विपद बंटन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, उसका कारण सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं सफलताओं की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या अगर n है तो ये 0 1 2 3 4 कहां तक हो सकती है, n तक। और अगर हम इनकी संगत बारंबारताओं इनकी संगत प्रायिकताओं की बात करें, तो बच्चों देखो, 0 सफलता की प्रायिकता क्या होगी कि सारी की सारी क्या है, असफलता है। तो असफलता की प्रायिकता q की घात n हो जाएगी, और एक सफलता की प्रायिकता हो जाएगी n इंटू क्यू की घात n माइनस 1 इंटू पी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि सारी सफलता की प्रायिकता p की घात n होगी, n अभी प्रयोगों में n सफलताओं की घात p की घात n होगी, क्योंकि बच्चों मुझे पता है इस बंटन को मैं बना सकता हूं किसकी सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से। द्विपद प्रमेय की सहायता से ये प्रायिकता बंटन बनाया जा सकता है सफलताओं की संख्या के लिए, इसीलिए तो इसको हम द्विपद बंटन बोलते हैं। देखिए कैसे, अगर आपने कोई क्या किया है, बर्नौली अभिप्रयोग किया है, क्या किया है, बर्नौली अभिप्रयोगों की संख्या आपके पास n है, बर्नौली परीक्षण है, और इसमें अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, अभिप्रयोगों की संख्या n है, सफलता की प्रायिकता p है, असफलता की प्रायिकता q है। तब इसका द्विपद बंटन क्या होगा, ये q प्लस p की घात n के प्रसार से आपको मिल जाएगा। द्विपद बंटन किससे मिल जाएगा, q प्लस p की घात n के प्रसार से आपको द्विपद ये प्रायिकता बंटन मिल जाएगा, इसीलिए हम इसे द्विपद बंटन कहते हैं। द्विपद बंटन कैसा होगा, द्विपद बंटन इस प्रकार का होगा बच्चों, x के मान तो क्या होंगे, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए कहां तक, n तक, और इनके संगत प्रायिकता x इक्वल टू r कैसी होगी, 0 सफलता के लिए nc0 q की घात n p की घात 0, एक सफलता के लिए nc1 q की घात n माइनस 1 p की घात 1, दो सफलताओं के लिए nc2 q की घात n माइनस 2 p की घात 2, n सफलताओं के लिए क्या होगा, ऐसे ही ncn क्यू की घात n माइनस n, यानी कि क्यू की घात 0 और p की घात कितनी n। इस तरीके से ये प्रायिकता बंटन मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे द्विपद बंटन। यहां आप देख सकते हैं बच्चों, प्रायिकता x बराबर r, देखो 0 सफलता के लिए nc0, एक सफलता के लिए nc1, दो सफलता के लिए nc2 आएगा, तो r सफलताओं के लिए क्या आएगा, ncr आएगा, q की घात n माइनस r आएगा, p की घात कितना आएगा, r आ जाएगा, p की घात कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। ये r सफलता की प्रायिकता है बच्चों, जो कि क्या है, इस q प्लस p की घात n के प्रसार में, इसके प्रसार में r प्लस वनवा पद है, r प्लस वनवा पद है। तो इस तरीके से आप द्विपद बंटन को समझ सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया, द्विपद बंटन क्या है, कुछ भी नहीं है बच्चों, द्विपद बंटन एक प्रकार का प्रायिकता बंटन ही है। किसका प्रायिकता बंटन है, यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर कौन सा है इसमें, सफलताओं की संख्या। यदि हम प्रायिकता बंटन में यादृच्छिक चर क्या लें, सफलताओं की संख्या लें, तो इसका प्रायिकता बंटन हम q प्लस पी की घात n के प्रसार की सहायता से बना सकते हैं, इसीलिए ये प्रायिकता बंटन क्या कहलाता है, द्विपद बंटन कहलाता है। क्लियर हो गई बात।
आपको समझ में आया बर्नौली अभिप्रयोग क्या है और द्विपद बंटन क्या है? तो अब बच्चों आप हल कर सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 32 को अब आप हल कर सकते हैं। देखिए उदाहरण संख्या 32, 3 बर्नौली अभिप्रयोगों में सफलताओं की संख्या का द्विपद बंटन लिखिए। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर आप 3 बर्नौली अभिप्रयोग कर रहे हैं, तो सफलताओं की संख्या का द्विपद बंटन लिख के बताइए। देखिए, हल में आप लिखेंगे, यहाँ पर हल में आप सबसे पहले लिखेंगे माना सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता बराबर क्या मान लें? P मान लें तथा असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता वो आप मान लें Q है। असफलता की प्रायिकता क्या मान लें? Q मान लें। क्योंकि यहाँ देखिए अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है? कितने बर्नौली अभिप्रयोग हैं बच्चों? 3 बर्नौली अभिप्रयोग हैं क्योंकि अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है? 3 है। अतः अतः बच्चों सफलताओं की संख्या क्या-क्या हो सकती है? सफलताओं की संख्या x के मान, x के मान क्या-क्या हो सकते हैं? 0 सफलता हो सकती है, 1 सफलता हो सकती है, 2 सफलता हो सकती है या 3 सफलताएँ हो सकती हैं तथा तथा द्विपद बंटन क्या होगा? द्विपद बंटन हो जाएगा। देखो, यहाँ लिखेंगे हम x के मान, यहाँ हम लिखेंगे प्रायिकता x इक्वल टू r। देखिए, 0 सफलता के लिए क्या होगा? NC0, n की जगह कितना है? 3C0, 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 Q की घात 3, P की घात 0। एक सफलता के लिए 3C1, Q की घात 3 माइनस 1, P की घात 1। 2 सफलता के लिए 3C2, Q की घात 3 माइनस 2, P की घात 2 और 3 सफलताओं के लिए 3C3, Q की घात 3 माइनस 3, P की घात 3। अर्थात अतः बच्चों हम लिख सकते हैं द्विपद बंटन हो जाएगा। x के मान तो क्या-क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3 और प्रायिकता x क्या-क्या हो जाएगा? प्रायिकता x हो जाएगा। देखो 3C0 का मान होता कितना होता है? 1 होता है। ये q की घात 3 आएगा, ये 3q स्क्वायर p आ जाएगा, ये 3q p स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा? q नहीं बच्चों, q की घात तो 0 हो गई तो p क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास अभिष्ट द्विपद बंटन। ऐसे आप द्विपद बंटन लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और उदाहरण करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 33 पर विचार करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है एक पासा 5 बार फेंका जाता है तो यहाँ अभिप्रयोगों की संख्या n का मान कितना है? 5 है। यदि सम संख्या प्राप्त करना सफलता है तो सफलता की प्रायिकता क्या हो गई? सम संख्या। पासे फेंकने पर सम संख्या कितनी होती है? 2, 4 और 6 यानी 3 अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने? 6। सफलता की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 और असफलता की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी क्योंकि 1 माइनस p असफलता की प्रायिकता होती है। ए में आपको ज्ञात करना है 5 सफलताओं की प्रायिकता। क्योंकि आपको बताया है बच्चों प्रायिकता x बराबर r, r सफलताओं की प्रायिकता क्या होती है? NCR, Q की घात n माइनस r, P की घात r। इसलिए प्रायिकता x बराबर 5, 5 सफलताओं की प्रायिकता हो जाएगी। n का मान है 5, C 5, Q की घात 5 माइनस 5, P की घात 5 यानी कि बच्चों 5C5 का मतलब होता है 1, Q की घात 0, 1 तो ये आ जाएगा P की घात 5, P का मान है 1/2 तो 1/2 की घात 5 यानी ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/32। 5 सफलताओं की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/32 आ जाएगी। इसी तरीके से इसका भाग बी देखिए, भाग बी में आपसे कहा गया है कम से कम 4 सफलताएं। तो कम से कम 4 सफलताओं की प्रायिकता हो गई। प्रायिकता x इक्वल टू 4 या प्रायिकता x इक्वल टू 5। 5 सफलताएं या फिर
4 सफलताओं को हम बोलते हैं कम से कम 4 सफलताएँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 5C4 1/2 की घात 5 माइनस 4 1/2 की घात 4 बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि P और Q के दोनों के मान कितने हैं? 1/2 है। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 1/32 और ये आपने अभी निकाला है 1/32। ये है आपके पास 1/32। जोड़ लीजिए तो 6/32 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3/16 अभिष्ट प्रायिकता आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से इसके भाग सी पर विचार कीजिए। अधिकतम 3 सफलता का मतलब है 0 सफलता या 1 सफलता या 2 सफलता या बच्चों 3 सफलता। या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 4 या 5 सफलताएँ नहीं। अधिकतम 3 सफलता का मतलब होना चाहिए कि 4 सफलताएँ नहीं होनी चाहिए और 5 सफलताएँ भी नहीं होनी चाहिए। तो 1 माइनस हम लिख सकते हैं 4 सफलता प्लस 5 सफलता, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये अभी आपने निकाला है तो 1 बटे कितना, अभी कितना निकाला? 4 और 5 सफलताएँ, 3/16 निकाला बच्चों। तो ये 3/16 को घटा लेंगे तो 13/16 क्या आ जाएगी? अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से आप द्विपद बंटन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे बच्चों परीक्षा में भी। इनका अच्छे से आप अभ्यास कर लीजिए। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।